हाँ, तो हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारा ब्रह्मांड जो है वह दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। ऊर्जा किसी निकाय से संबद्ध वह कारक होता है जो उसे कार्य करने की क्षमता देता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा और द्रव्यमान का मान सदैव स्थिर होता है। कुल ऊर्जा का मान और कुल द्रव्यमान का मान, यानी कि द्रव्य और ऊर्जा का कुल योग ब्रह्मांड के लिए सदैव स्थिर होता है। और इसी से संबंधित आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था जिसे कहा जाता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जो है E बराबर mc²। E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है पदार्थ का और c प्रकाश की चाल है। इस समीकरण के हिसाब से हम द्रव्यमान या द्रव्य और ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे बात करेंगे ब्रह्मांड के दूसरे घटक यानी द्रव्य की बात करते हैं। तो ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो, उसे द्रव्य कहते हैं, उसे मैटर कहते हैं। मैटर को, द्रव्य को आगे क्लासिफाई किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में। भौतिक वर्गीकरण में द्रव्य तीन प्रकार का हो सकता है, या कह सकते हैं कि द्रव्य की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं सामान्य परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में ठोस, द्रव और गैस, ये तीन रूपों में पाया जाता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार नहीं। जिस भी बर्तन में आप द्रव को रखेंगे उस बर्तन का आकार द्रव ग्रहण कर लेता है। और गैस में ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैसों का अपरिमित रूप से प्रसार किया जा सकता है। ये गैसें अनंतता तक फैलती रहती हैं। सामान्य परिस्थितियों से इतर बात करें तो द्रव्य की दो अवस्थाएं और मानी जाती हैं। एक अवस्था है प्लाज्मा और दूसरी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिलती हैं, अति उच्च ताप पर ये देखने को मिलती हैं, खासकर तारों पर, क्योंकि वहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो गई भौतिक वर्गीकरण की बात, ठोस, द्रव और गैस सामान्य परिस्थितियों में। इसके अलावा अत्यंत उच्च ताप पर प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिर बात करते हैं द्रव के रासायनिक वर्गीकरण की। तो द्रव के रासायनिक वर्गीकरण में तीन भाग हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ हैं जो समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी के सभी तत्व हैं। तत्वों का आगे वर्गीकरण होता है धातु में, अधातु में और उपधातु में। कोई तत्व धातु है, अधातु है या उपधातु है, वह उस तत्व के गुणों पर निर्भर करता है। धातु होने के लिए तत्वों के लिए कुछ गुणों का होना अनिवार्य है। अगर वो गुण उपस्थित होंगे तो तत्व धातु कहलाएगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं धातुओं की। तो जिन तत्वों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिन तत्वों में धनायन बनाने की प्रवृत्ति हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हो, जो तत्व विद्युत व ऊष्मा के सुचालक हो, जो तत्व सामान्य परिस्थितियों में ठोस हों एवं कठोर हों, मरकरी,
गैलियम और सीजियम को छोड़कर। ये सब भी धातुएं हैं, लेकिन अधिकतर ये सामान्य परिस्थिति में सामान्य ताप पर ठोस नहीं होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इन धातुओं को छोड़कर, मरकरी, गैलियम और सीजियम को छोड़कर अन्य धातुएं सामान्य ताप पर ठोस होती हैं। धातुओं का घनत्व उच्च होता है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक अत्यंत उच्च होता है। इनमें तन्यता, तन्यता का अर्थ है कि धातु से तार बनाने की प्रवृत्ति। अगर हम चाहें तो धातुओं से लंबा तार उनको खींच खींच कर तार बना सकते हैं। यह गुण धातुओं का तन्यता कहलाता है। और आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का मतलब यह है कि धातुओं पर चोट करके एक शीट या चद्दर जिसे कहते हैं बनाया जा सकता है। यह गुण धातुओं में ही पाया जाता है। तो अगर ये गुण किसी तत्व में पाए जाते हैं कि वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता हो, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो, सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ताप पर ठोस हो, उच्च घनत्व वाला हो, गलनांक व क्वथनांक जिसका उच्च हो, जिनसे आसानी से तार बनाया जा सकता हो और जिनको चोट देकर या जिन पर आघात करके एक शीट बनाई जा सकती हो और जिसमें एक विशिष्ट चमक हो। धातुओं में विशिष्ट चमक होती है। तो अगर ये सभी गुण किसी तत्व में पाए जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो तत्व धातु है। जैसे सोना हो गया, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम आदि। फिर आगे बात करते हैं अधातु कौन से तत्व होते हैं। तो अधातुओं के गुण धातुओं के गुणों के विपरीत होते हैं। हम यहीं से चर्चा कर लेंगे कि कौन से तत्व अधातु कहलाते हैं। अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो अधातुओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट भी अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाई जाती हैं। यह निर्भर करता है कि कौन सी अधातु है। फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन जैसे अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन जैसी अधातु है, यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियान आदि जैसी गैसें हैं या आदि जैसी अधातुएं हैं जो गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था में भी और गैस अवस्था में भी, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। इनका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। गलनांक और क्वथनांक धातुओं से कम होते हैं सामान्यतः। इनमें तन्यता और आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती है और इनमें विशिष्ट चमक भी नहीं होती है। सामान्यतः इसमें विशिष्ट चमक नहीं होती है। तो ये गुण हैं अधातुओं के। जिन तत्वों में ये गुण पाए जाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हों, जो विद्युत के कुचालक हों लेकिन ग्रेफाइट को छोड़कर, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं। इनका घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक धातुओं से कम होते हैं। हालांकि हीरा
भी एक अधातु है, लेकिन उसका गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, तो यह अपवाद है। और इसके अतिरिक्त अधातुओं में विशिष्ट चमक नहीं होती है। फिर आगे बात करेंगे हम उपधातुओं की। तो उपधातु ऐसे तत्व होते हैं जिनके गुण धातुओं और अधातुओं दोनों से ही मिलते जुलते हैं। कुछ गुण धातुओं से, कुछ गुण अधातुओं से। तो इनके गुण जो होते हैं धातुओं और अधातुओं के गुणों के बीच में होते हैं, इसीलिए इन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातुओं में जैसे सिलिकन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आदि, ये कुछ उदाहरण हैं उपधातुओं के। तो ये तत्व का वर्गीकरण हुआ धातु, अधातु और उपधातु में। आगे देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हुए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहते हैं। और यौगिकों को रासायनिक विधि के द्वारा हम आगे सरल पदार्थों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर जल का विद्युत अपघटन कराया जाए तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। हाँ, एक बात और हमने कहा कि निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा बनते हैं। निश्चित अनुपात का अर्थ है जैसे H2O एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। तो अगर जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात जो है वह 1:8 होगा, तभी जल होगा, या जल होगा तो 1:8 होगा। तो यह निश्चित हमेशा होता है। हम बात करते हैं आगे यौगिकों की। तो यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक दो प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन व उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण देखें तो लाखों उदाहरण हैं। कुछ उदाहरणों को देखते हैं, जैसे मेथेन है CH4, C2H6, एसिटिक एसिड है CH3COOH, बेंजीन है C6H6, साइक्लोहेक्सेन है C6H12, फिनॉल है C6H5OH, एथिल अल्कोहल है C2H5OH आदि। ये सभी के सभी कार्बनिक यौगिक हैं। और जो यौगिक कार्बनिक नहीं होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अलावा जितने भी यौगिक होते हैं वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक यौगिकों के अगर उदाहरण देखें तो जैसे जल है H2O, NaCl है नमक जिसे कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड है। तो ये सभी उदाहरण अकार्बनिक यौगिकों के हैं। तत्व हो गया यौगिक। अब हम चर्चा करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण भी दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है, लेकिन यहाँ पे उन पदार्थों का अनिश्चित अनुपात होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, और रासायनिक संयोग भी नहीं होता है। जैसे हम नमक को और बालू को मिला देते हैं तो वो मिश्रण बनेगा, और मिश्रण में प्रत्येक अवयवों के गुण उपस्थित होते हैं। जैसे नमक और बालू को हम एक में मिलाते हैं तो नमक का भी गुण मिश्रण में प्रदर्शित होगा और बालू का गुण भी प्रदर्शित होगा। ऐसा होता है। मिश्रण में देखिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। अगर मिश्रण के दोनों घटक आपस में मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें एक रूपता है, उसके गुण और रचना एक जैसे हों, एक समान हो, तो हम कहेंगे वह समांगी मिश्रण होता है। और समांगी मिश्रण में प्रावस्था का मान एक होता है, और समांगी मिश्रण कह सकते हैं कि यह सिंगल फेज सिस्टम होता है।
सिंगल फेज सिस्टम। समांगी मिश्रण का एक नाम और है, समांगी मिश्रण को आप विलयन कह सकते हैं, समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। समांगी मिश्रण के विलयन उदाहरणों की बात करें अगर हम, तो समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी का मिश्रण जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण इसलिए होता है क्योंकि इसके प्रत्येक भाग के रचना और गुण एक जैसे होते हैं। इसी तरह से नमक और पानी, यह भी एक समांगी मिश्रण होगा, या हम कह सकते हैं कि यह विलयन है, क्योंकि समांगी मिश्रण का दूसरा नाम विलयन होता है। आगे बात आती है विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक अवयव के अपने अलग गुण होते हैं, अलग पहचान होती है, और विषमांगी मिश्रण में एक रूपता नहीं पाई जाती है, उसके गुण अलग अलग होते हैं, कहीं पे गुण अलग होंगे, दूसरी जगह गुण अलग अलग होंगे। इसके उदाहरण देखिए, जैसे रेत जिसे बालू कहते हैं और नमक अगर मिला दिए जाएं तो हम रेत को अलग देख सकते हैं और नमक को अलग देख सकते हैं। रेत अलग दिखाई पड़ेगा, नमक अलग दिखाई पड़ेगा। नमक का अलग गुण होगा और रेत का अलग गुण होगा। इसी तरह से अगर पानी में हम सरसों का तेल डालते हैं तो ये भी एक विषमांगी मिश्रण होगा। पानी और तेल आपस में मिलते नहीं हैं, तेल पानी की सतह पर तैरता रहेगा, तो इस प्रकार से यहाँ भी यह विषमांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण में प्रावस्था का मान जो होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा होता है, यानी कि यह सिंगल फेज सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे प्रावस्था का मान एक से ज़्यादा होता है। इस तरह से द्रव्य को हमने भौतिक रूप से वर्गीकृत किया तो ठोस, द्रव, गैस में, रासायनिक रूप से वर्गीकृत किया तत्व, यौगिक और मिश्रण में। तत्व धातु, अधातु, उपधातु 3 प्रकार के, यौगिक कार्बनिक और अकार्बनिक 2 प्रकार के, मिश्रण समांगी और विषमांगी 2 प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।